हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड साइंस का 7th चैप्टर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट कर दिया था। इसका हमने एक वीडियो बना लिया था और उस वीडियो में हमने पढ़ा था फूड चेन और फूड वेब के बारे में, राइट। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा गाइस, ओके। और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ओके। सो गाइज, यहाँ पे क्या बताया है देख लेते हैं। रिसर्च मेक सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाइल हैविंग अ मील एट होम, आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल ऑफ वेरियस फूड आइटम्स इन योर डिश, आइडेंटिफाई योर ओन लेवल इन द चेन। गाइज, एक एक्टिविटी दिया गया है। क्या बताया गया है? आप जब खाना खाओगे तो उस समय आपके सामने जो डिश रहेगी उसमें जो भी फूड आइटम्स रहेंगे उसको क्या करना है? क्लासीफाई करना है, ओके। मतलब वो कौन से ट्रॉपिक लेवल में आता है। साथ ही साथ आप जो खुद वो फूड आइटम्स खा रहे हो तो आप भी कौन से ट्रॉपिक लेवल में आते हो, आपको ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ओके। तो आप लोग ये एक्टिविटी कर लीजिएगा, एकदम इजी है गाइस, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की और यहाँ पे क्या बताया देख लेते हैं। द एनर्जी पिरामिड। गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पिरामिड दिया गया है ट्रॉपिक लेवल का, ओके। तो ये किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ट्रॉपिक लेवल, ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। हर एक लेवल जो फूड चेन में रहता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है गाइस, याद रखिएगा। अ ट्रॉपिक लेवल is the step at which the organism obtain its food in the chain। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है गाइज? एक स्टेप रहता है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है खुद का फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। वो चेन जो फूड चेन रहता है उसके अंदर जहां पे ऑर्गेनिज्म फूड जो है ऑब्टेन करते हैं वो उस ट्रॉपिक लेवल में आता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ओके। The amount of matter and energy gradually decreases from producer at lowest level to टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। क्या बताया गया है? द अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो, और एनर्जी ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके डिक्रीज होता रहता है। कहां से डिक्रीज होता है? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट लेवल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 7.3 ट्रॉपिक लेवल में देखिए प्रोड्यूसर्स दिखाया गया है, राइट। तो ये लोएस्ट लेवल पे रहते हैं प्रोड्यूसर्स, आपने देख लिया, राइट। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे मैटर और एनर्जी जो है वो क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है, ओके। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑल प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम वो क्या है? प्लांट्स है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, प्लांट्स में जो भी प्रोटीन्स विटामिन्स वगैरह रहेंगे वो प्लांट्स खाएगा उसको मिलेंगे, मतलब हर्बीवरस को मिलेंगे, राइट। फिर हर्बीवरस को जो कार्निवरस खाएगा तो हर्बीवरस के अंदर जो भी एनर्जी वगैरह जो भी था, विटामिन्स प्रोटीन्स वगैरह, वो किस में गया? कार्निवरस में गया, और कार्निवरस से आगे जाके ओमनीवरस में गया, ओके। तो इस तरह से जो है एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, और साथ ही साथ एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से लेके मतलब प्लांट से लेके ऊपर ऊपर जाते समय तक क्या होता है? डिक्रीज होता है, ओके गाइस। समझ में आ गया आपको? गाइस, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ओके। गाइज, ये देखिए, ये एक पिक्चर दिया गया है ट्रॉपिक लेवल का ही। देखिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उनको कहाँ से एनर्जी मिल रहा है? प्रोड्यूसर्स में क्या आता है गाइज? प्लांट्स आते हैं, राइट। तो वो प्लांट्स जो है वो खुद का खाना कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और मिनरल्स। तो सनलाइट का देखिए, सन का एरो जो है प्रोड्यूसर्स की तरफ किया गया है, मतलब उनको एनर्जी मिलता है सन से। फिर प्रोड्यूसर्स का एनर्जी किस में जाता है? हर्बीवरस में। फिर हर्बीवरस का एनर्जी किस में जाता है? कार्निवरस में। और कार्निवरस का एनर्जी आता है टॉप प्रीडेटर्स में, ओके। आपको समझ में आ गया? इस तरह से जो प्रोड्यूसर्स है उसी का एनर्जी जो है आगे आगे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जो है क्या होता रहता है? पास ऑन होता रहता है। समझ में आ गया? होप सो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा गाइज। पिक्चर देख लिया हमने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या बताया देख लेते हैं। गाइज, क्या बताया देखते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। लिंडेमन इन 1942 स्टडीज द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट। एक पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिंडेमन, ओके। उन्होंने 1942 में स्टडी किया था फूड चेन के बारे में, और एनर्जी किस तरह से फ्लो होता रहता है वो स्टडी किया था, ओके। चार्ल्स एल्टन, a British scientist, first proposed the concept of ecological pyramid in 1927 after his study of the tundra ecosystem of the Bear Island in England। क्या बताया गया है? एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, ओके। और वो साइंटिस्ट का नाम क्या दिया गया है यहाँ पे? देखिए, चार्ल्स एल्टन, ओके। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने किस बारे में स्टडी किया था? इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में स्टडी किया था। गाइस, जो मैंने पिक्चर दिखाया था ना वही होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, ओके। उसी को एनर्जी पिरामिड भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं। और ये स्टडी कब हुआ था? 1927 में। और ये स्टडी उन्होंने कब किया था? जब उन्होंने खुद ने इकोसिस्टम का स्टडी किया था। इकोसिस्टम का स्टडी मतलब कौन से इकोसिस्टम का? तुंद्रा इकोसिस्टम का स्टडी किया था। गाइस, तुंद्रा इकोसिस्टम मतलब तुंद्रा एक जगह है
है गाइस, ओके। और ये जो जगह है ये फुल्ली ट्रीलेस जगह है, मतलब यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है। पोलार डेजर्ट बोला जाता है इसको। पोलार डेजर्ट मतलब बर्फीला इलाका, ओके। नॉर्मल डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। पोलार मतलब क्या होता है? पोलार मतलब बर्फीला इलाका, ओके। तो ये टुंड्रा इकोसिस्टम जो है बियर आइलैंड पे इंग्लैंड में, इन्होंने क्या किया था, इस बारे में स्टडी किया था इसके रिलेटेड, और जो एनर्जी फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताया था, ओके गाइस। हेंस दिस पिरामिड इज ऑल्सो नोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्टेनियन पिरामिड, और इसीलिए इस पिरामिड को एल्टेनियन पिरामिड भी बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट एल्टन जो थे इन्होंने प्रपोज किया था ना इसका थ्योरी, इसीलिए। समझ में आ गया गाइस? चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की और पेज नंबर 83, ध्यान दीजिएगा आप लोग। गाइस क्या बताया देख लेते हैं। थिंक अबाउट इट, What happened to the energy during its transfer from producer to apex consumer? क्या बताया गया है? हमने ये पढ़ा कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कहाँ से होता है? प्रोड्यूसर से होता है ट्रांसफर, और कहाँ तक होता है? एपेक्स कंज्यूमर्स तक होता है, ओके। तो उस एनर्जी का क्या होता है ये पूछा है। ट्रांसफर के टाइम पे एनर्जी का क्या होता है ये पूछा गया है। डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन द एपेक्स कंज्यूमर, मतलब जब वो एपेक्स कंज्यूमर के पास जो एनर्जी जाता है वो उसी में, ट्रैप मतलब उसी में बंद होकर रह जाता है क्या? डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ एपेक्स कंज्यूमर टिल इट्स डेथ? क्या बोला गया है? जब एपेक्स कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तभी भी वो एनर्जी जो है उन्हीं के बॉडी में रहता है। तो मैं गाइस आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, जब भी ट्रांसफर होता है एनर्जी ट्रॉपिक लेवल से, ओके, मतलब जिस तरह से ट्रॉपिक लेवल पे एक एक करके जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो उस समय क्या हो जाता है, ट्रांसफर होते टाइम कुछ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, मतलब एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है, ओके। मतलब मैंने जैसे कि आपको वो पिक्चर एक्सप्लेन करते वक्त बताया था, जैसे जैसे एनर्जी जब ट्रांसफर होता है वो एनर्जी भी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। और जब एपेक्स कंज्यूमर का डेथ हो जाता है उस टाइम पे मैंने आपको बताया था गाइस, फर्स्ट वीडियो में आपको पता रहेगा कि जो डीकंपोजर्स रहते हैं वो बॉडी को क्या करते हैं, डीके करते हैं, ओके, और वो उसी के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो वो जो डीकंपोजर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एनर्जी रहता है एपेक्स कंज्यूमर में वो एनर्जी क्या कर लेते हैं, खुद खा लेते हैं, और धीरे धीरे करके वो सिंपल कंपाउंड्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है और फिर से वो नेचर में चला जाता है, ओके। समझ में आ गया गाइस आपको? मतलब सॉइल में फिर से वो क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। जैसे कि आपको बता दूं, एयर, वाटर, सॉइल वगैरह ये सब जो है इन सब में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। समझ में आ गया गाइस आपको? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ओके। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट वुड हैपन इफ द एनर्जी रिमेन ट्रैप्ड इन द body of apex consumer even after their death? What will happen if there were no decomposers like microbes and fungi in the nature? क्या बताया गया है, सपोज कि जो एनर्जी है वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एपेक्स कंज्यूमर के अंदर ट्रैप रह जाता, मतलब उसी के अंदर बंद होके रह जाता, ओके। और अगर सपोज डीकंपोजर्स, फंगी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, ये नहीं रहते तो क्या होता? हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। अगर सपोज एनर्जी जो है वो हमेशा ट्रैप हो जाता तो हमारा जो इकोसिस्टम का जो रनिंग है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाता, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज क्या है गाइस कि एनर्जी जो है वो कभी भी ट्रैप नहीं रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ओके। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे नेचर का सर्कुलेटरी साइक्लिक मैनर है। समझ में आया आपको? कंज्यूमर सपोज इसी तरह से एनर्जी जो है वो टैप रह जाता, मतलब उसमें ही एपेक्स कंज्यूमर में ही रह जाता, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हजार्डियस हो जाता। हजार्डियस मतलब क्या होता है गाइस? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो जाता। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बताया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन फिगर 7.4 जो पिरामिड दिया गया गाइस, ओके, उसमें क्या बताया गया है, शोज द एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ये जो पिरामिड है ये क्या बताता है, किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है एक एक पिरामिड की ओर, मतलब एक एक ट्रॉपिक लेवल की ओर, ओके। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द फूड चेन। क्या बताया गया है, एनर्जी एक्सचेंज का अलग अलग लेवल रहता है, मतलब एनर्जी जो ट्रांसफर होता है उसमें अलग अलग लेवल रहता है। हमने पढ़ा था ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 ऐसा, ओके। द इनिशियल क्वालिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इनिशियल क्वालिटी रहता है एनर्जी का, मतलब जो मेन एनर्जी रहता है, जैसे जैसे वो ट्रांसफर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है हर एक लेवल पे, ओके। जब एनर्जी एक्सचेंज होता है उस समय क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। Similarly, the number of organism also decreases from the lowest level to the highest level. क्या बताया गया है, इसी तरह से जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका भी डिक्रीज हो जाता है। क्या डिक्रीज हो जाता है, नंबर डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर शेर ने डियर को खाया तो डियर का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, राइट। तो इसी तरह से लोएस्ट नंबर पे जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी डिक्रीज होते हैं। समझ में आ गया आपको गाइस? आगे देखते हैं। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज एन, क्या बताया, इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। और ये जो पैटर्न है हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं, क्या बताया देखते हैं।
आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डीकम्पोजर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब एपेक्स कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर जो रहते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब, जब ये लोग के अंदर मतलब जब इनकी डेथ हो जाती है उस समय जो एनर्जी रहता है उनके अंदर, वो क्या हो जाता है, अवेलेबल किसके लिए हो जाता है, डीकम्पोजर्स के लिए। ओके, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी वगैरह, ये सब। फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स। फंगी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। जो भी डेड एनिमल रहेगा उसकी बॉडी क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, डीकम्पोजर्स बोला जाता है। गाइज मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब भी ये जो फंगी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जब जो डेड रिमेन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से जब फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड लेते हैं, डीकम्पोजर्स कन्वर्ट दैम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड। और जो डीकम्पोजर्स रहते हैं वो क्या कर देते हैं, इसको एकदम प्रॉपरली एकदम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में। सिंपल कार्बन कंपाउंड्स मतलब एकदम, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी एनर्जी रहता है वो ट्रैप रहता है बॉडी के अंदर, वो एनर्जी प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब रहेगा, राइट। तो ये सब मिक्स रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो रहते हैं ये क्या करते हैं, इस एनर्जी को पूरी तरह से सेपरेट कर देते हैं, मतलब कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, इस तरह से। समझ में आ गया। दिस सब्सटेंस इजीली मिक्स विथ एयर, और ये जो सब्सटेंस जो है ये क्या हो जाता है, इजीली किसके साथ मिक्स हो जाता है, एयर के साथ, वाटर के साथ, सॉइल के साथ। ओके, फ्रॉम वेयर दे आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। और क्या बताया गया है, फिर उसके बाद वो फिर से कौन ऑब्जर्व कर लेता है, प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। समझ में आ गया आपको, मतलब प्लांट्स जो है वो एनर्जी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनर्जी जो है सिंपल कंपाउंड्स में हो जाता है, मतलब कार्बन बन जाता है, राइट। तो वो कार्बन जो है, अब आपको पता रहेगा कार्बन कौन इनहेल करता है, प्लांट्स इनहेल करते हैं, पता है ना आपको। तो वो जो एनर्जी है वो फिर से ऑब्जर्व कौन कर लेता है, प्लांट्स कर लेता है। एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन, और फिर से वो एनर्जी जो था वो क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया फिर से फूड चेन में, मतलब फिर से वो फूड चेन में क्या हो गया, एड ऑन हो गया। समझ में आ गया गाइस। तो चलिए मैं आपको ये पिक्चर के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। 7.4 में जो दिया गया है, एक्वेटिक पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था गाइज, होता है पानी के नीचे वाला इकोसिस्टम। तो जो फर्स्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका नाम क्या दिया गया है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स मतलब होता है प्लांट्स। ओके, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं। ओके, और जो आपको पता रहेगा समुद्र में, देखिए रिवर्स वगैरह में जो पानी के नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह रहते हैं उनको बोला जाता है। समझ में आ गया गाइस। और उनके पास अभी आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वो जो प्लांट्स है उनके पास एनर्जी जो है 10,000 KCl की एनर्जी है गाइस। KCl मतलब होता है एनर्जी को मेजर करने वाला यूनिट, मतलब इसको बोला जाता है किलो कैलोरीज। इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या, किलो कैलोरीज। एनर्जी जो है वो किस में मेजर होता है, KCl में होता है। समझ में आ गया आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप लोग कहीं पे कुछ लेने जाते हो सामान वगैरह, तो अगर सॉलिड चीज़ है तो आप लोग किलो में मांगते हो, लिक्विड चीज़ है तो आप लोग लीटर्स में मांगते हो, राइट। तो इसी तरह से एनर्जी जो है वो KCl में मेजर होता है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके आगे जो एनर्जी है वो कैसे, किसके पास ट्रांसफर होता है, जू प्लैंक्टन के पास जो है वो ट्रांसफर होता है। जू प्लैंक्टन मतलब गाइस होते हैं छोटे छोटे फिशेज। जैसे कि आपको बता दूं, एकदम जो छोटे छोटे फिशेज रहता है जिनका बर्थ हो जाता है, वो डायरेक्टली बड़े फिशेज को खा नहीं सकते ना, तो वो लोग जो है किसको खा के जिंदा रहते हैं, वो लोग फाइटोप्लैंक्टन के को खा के जिंदा रहते हैं। समझ में आ गया गाइस आपको, होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आपको बताता हूँ, जू प्लैंक्टन जो रहता है उनको कौन खाता है, मतलब वो छोटे फिशेज हो गए, तो उनको कौन खाता है, फिशेज खाते हैं, राइट। बड़े बड़े जो फिशेज रहते हैं वो, और फिर फिशेज को कौन खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं, आपको पता रहेगा। तो देखिए फर्स्ट लेवल पे जो एनर्जी था वो कितना था, 10,000 KCl का एनर्जी था। वो आगे ट्रांसफर हुआ तो कम हुआ, देखिए 10,000 से सीधा 1000 KCl का एनर्जी हो गया। फिर बाद में फिशेज में गया तो फिर वो फिर से 100 KCl का एनर्जी हो गया, और लास्ट में जब जो ह्यूमंस के पास गया तो कितना एनर्जी हो गया, 10 KCl का एनर्जी हो गया। समझ में आ गया गाइस आपको। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है अपर ट्रॉपिक लेवल के पास। आगे समझ में आ गया गाइस आपको। चलिए बढ़ते हैं। You can now see that due to food web formed by various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem. अब देखिए ये जो एनर्जी था वो फिर से क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ह्यूमंस की डेथ हो जाती है तो फिर वो एनर्जी फिर से क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो जाता है। तो इसी तरह से जो है सर्कुलेशन होता रहता है न्यूट्रिशंस का। ओके, जो भी एनर्जी रहता है, न्यूट्रिशंस रहते हैं, वो सब क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट जो है होते रहते हैं इकोसिस्टम में। ओके, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। और जो सन है वो क्या है, मोस्ट मतलब सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सबको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी मिलता कहाँ से है,
प्लांट से, और प्लांट को कहाँ से एनर्जी मिलता है? सन से। ओके, तो सन जो है वो क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया एनर्जी का। ओके, ग्रीन प्लांट्स ऑफ इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो भी ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं? इकोसिस्टम में जो भी प्लांट्स रहते हैं वो अपने अंदर जो सोलर एनर्जी रहता है वो स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। फिर वही फ्रूट जो हम लोग खाते हैं तो हम लोग को वही एनर्जी मिलता है, और वो कहाँ से मिला? हमको भी सन से ही मिला इनडायरेक्टली। समझ में आ गया गाइस? बिफोर रीचिंग द डीकम्पोजर्स दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। क्या बताया गया है? देखिए, डीकम्पोजर्स के पास जो एनर्जी जाता है प्लांट से डायरेक्टली जाता है क्या? नहीं, उसके बीच में बहुत सारे जैसे हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस, ये सब ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को खाते हैं, और लास्ट में वो किसके पास जाता है? वो जाता है डीकम्पोजर्स के पास। ओके, तो एनर्जी जो है वो प्लांट से डीकम्पोजर के पास जाने के लिए बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल से जाता है। समझ में आ गया? मतलब अलग अलग ट्रॉपिक लेवल से गो होता है। समझ में आ गया आपको? देखते हैं आगे। डीकम्पोजर डिस्पाइट सम एनर्जी ऑफ decomposers despite some amount of energy in the form of heat। और decomposer जो रहते हैं वो क्या कर देते हैं? कुछ एनर्जी जो है वो क्या कर देते हैं? डिस्पाइट कर देते हैं। डिस्पाइट मतलब क्या होता है गाइस? वैनिश, मतलब खत्म कर देते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में, मतलब जब वो डीकम्पोजर्स उस एनर्जी को डेड प्लांट्स के, एनिमल्स के या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को खाते हैं तो उस समय कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है? डिस्पाइट हो जाता है, मतलब फिर से एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में वो गायब हो जाता है। ओके, However, no part of energy ever returns to sun। और कोई भी पार्ट जो रहता है एनर्जी का जो सन से मिला था, किसको? प्रोड्यूसर्स को, मतलब प्लांट्स को, फिर मिला कार्निवरस, फिर हर्बीवरस, मतलब पहले हर्बीवरस फिर कार्निवरस, वो फिर से कभी सन के पास जाता है क्या? कभी नहीं जाता है। ओके, कोई भी पार्ट जो रहता है एनर्जी का वो कभी भी सन के पास रिटर्न नहीं जाता है। ओके, हैंस सच पासेज, क्या बताया गया है? Hence such passage of energy is referred to as one way transport। और ऐसे passage मतलब क्या होता है? पास ऑन होना, पासिंग होना, राइट? पासिंग होता है ना एनर्जी, तो ऐसे पासिंग को क्या बोला जाता है? वन वे ट्रांसपोर्ट। वन वे क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सन से ही आया एनर्जी, फिर से सन के पास गया क्या? नहीं गया, इसीलिए उसको बोला जाता है वन वे ट्रांसपोर्ट। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, use your brain power। why are the number of tertiary consumer apex carnivorous always less than those of other consumers? क्या बताया गया है? हमेशा जो रहता है एपेक्स कार्निवरस जो रहते हैं उनका नंबर जो है अदर कंज्यूमर से क्या रहता है? कम रहता है, मतलब एपेक्स कंज्यूमर जो रहते हैं वो कम रहते हैं। इसका रीजन क्या है? क्यों होता है ऐसा? तो आपको ये चीज पता ही होगा, कभी भी कोई चीज हम लोग लेने जाते हैं तो वो मार्केट में कभी शॉर्टेज पड़ती है क्या? नहीं, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होता है कंजप्शन से, मतलब कंज्यूम जो होता है, लोग जो है कस्टमर से ज्यादा प्रोडक्शन रहता है। आपको पता रहेगा ये चीज, राइट? हर एक कस्टमर को वो ऑब्जेक्ट जो हम लोग खरीद रहे हैं वो देना जरूरी है, तो इसीलिए इसी वजह से कभी भी जो है फूड का शॉर्टेज ना हो, इसीलिए जो एपेक्स कंज्यूमर रहते हैं उनका जो नंबर रहता है अदर कंज्यूमर से कम रहता है। समझ में आ गया? आपको पता रहेगा शिकार जो है वो शिकारी से ज्यादा रहना चाहिए। ओके, समझ में आ गया आपको? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बताया गया है? Institute at work। The Indian Institute of Ecology and Environment Delhi was established in 1980 and is involved mainly in research। इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है गाइस, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, एनवायरनमेंट का स्टडी करना, लिविंग थिंग्स का स्टडी करना, किस तरह से लिविंग थिंग का इंटरेक्शन होता रहता है। अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ओके, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? दिल्ली में। और कब स्टैब्लिश हुआ था? 1980 को। एंड इज इन्वॉल्व मेनली इन रिसर्च। और ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? रिसर्च करता है। जो लोग वहाँ पे रिसर्च करने जाते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, एंड अरेंजिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। और वर्कशॉप भी होते हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ों का टेस्टिंग होता है। ओके, मैन्युफैक्चर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, आपको पता रहेगा। ओके, तो इसी तरह से ये जो इंस्टीट्यूट है इसका काम रहता है। दिस इंस्टीट्यूट हैज पब्लिश द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया था? इस इंस्टीट्यूट ने एक एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया है। गाइस, एनसाइक्लोपीडिया आपको पता रहेगा, राइट? किसी भी जो थिंग है या फिर कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर एकदम डीप इंफॉर्मेशन देता है एनसाइक्लोपीडिया, राइट? तो इसका भी पब्लिशिंग किसने किया था? ये इंस्टीट्यूट ने किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। समझ में आ गया गाइस आपको? होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। गाइस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो भी रिमेनिंग पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।